उत्तर प्रदेश के चुनावी विषाद पर हर कोई अपने अपने ढंग से सह और मात का खेल चल रहा है। आज हम जिससे बात करने आए हैं वे हैं केशव देव मौर्य जी और वो महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महान दल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी होल्ड है और ओबीसी जातियों में काफी पकड़ रखते हैं और लंबे समय से इन्हीं जातियों की राजनीति कर रहे हैं। केशव देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरे चुनाव के लिए आप लोग तैयारी है, आप चाहते हैं कि जात के आधार पर चुनाव हो, कोई पार्टी चाहती है धर्म के आधार पर चुनाव हो, तो डेवलपमेंट इशू कब होगा, विकास मुद्दा कब होगा? पहला तो जनतंत्र टीवी को महान दल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने सवाल किया, बहुत ही सही सवाल। पहला सवाल आपका बहुत सही है कि डेवलपमेंट पे ही राजनीति होनी चाहिए। मैं इसका हमेशा से पक्षधर हूँ, अखिलेश जी। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां जाति से ऊपर उठकर वोट मांगती हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, क्या उन्होंने जाति से ऊपर उठकर नौकरी दी? क्या उन्होंने जाति से ऊपर उठकर ठेकेदारी दी? क्या उन्होंने जाति से ऊपर उठकर न्याय दिया? क्या उन्होंने जाति से ऊपर उठकर किसी का कोई काम किया? या उन्होंने जाति से ऊपर उठकर अपने पार्टियों में दूसरों को महत्व दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दलित और पिछड़े आदिवासी नेता या अल्पसंख्यक नेता कठपुतली की तरह नहीं है? उनका कुछ नहीं चलता। आप किसी से, आप कैमरा करके पूछ लो, किसी मिनिस्टर से, पटेल हो, मौर्य हो, उसकी क्या हैसियत है कठपुतली? 2017 के चुनाव में ही केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट मांगा गया, जिसका एक बड़ा वोट बैंक साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, जो हमारी जाति है, इसका एक उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है। 14.5% टीवी मीडिया ने 2017 में बताया। उस वोट बैंक को पूरा का पूरा बीजेपी ने लिया। अगर इतनी हिम्मत थी तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ती, केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ी? इसलिए कि उसे पता था केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर अगर चुनाव नहीं होता तो 14.5% वोट नहीं वो मिलेगा जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य का। उन्होंने वोट दिया। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य में कोई बदबू आ रही थी? योगी आदित्यनाथ पे अगर, केशव प्रसाद मौर्य पर अगर आपराधिक मुकदमे थे तो योगी आदित्यनाथ पर तो उससे ज्यादा बड़े मुकदमे थे, और वो तो बाहरी थे, उत्तराखंड के थे। उन्हें क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री बनाने की? केशव प्रसाद मौर्य में काबिलियत नहीं थी। तो केवल और केवल दलित, पिछड़े और आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कठपुतली है। वो अपने समाज के साथ हो रहे अन्याय पर एक शब्द नहीं बोल सकते। क्या सब बीजेपी ने सम्मान दिया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी बेटी को बदायूं से सांसद है टिकट दिया, तो आपके बिरादरी को सम्मान तो दिया ही। अगर मंत्री बनना सम्मान हो सकता है, मंत्री बनना अगर सम्मान होता तो ये तो बहुत आसान था, सभी बनाती है। 2000 के पहले, बल्कि और पहले, जब बसपा का जन्म नहीं हुआ था, तब कांग्रेस में 3 वोट माने जाते थे। जाटव उसका वोट बैंक माना जाता, चमार जिसे कहते हैं, मैं अपमानित नहीं कर रहा हूँ, उनका चूंकि शब्द वही है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अनुसूचित जात में जो जाटव समाज है, चमार समाज है, वो वोट बैंक, ब्राह्मण और मुसलमान 3 वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का। लेकिन बड़े बड़े मंत्री भी थे जाटव समाज के कांग्रेस में। लेकिन वो मंत्री होने के बावजूद, मुख्यमंत्री भी होने के बावजूद, राज्यपाल होने के साथ साथ बाबू जगजीवन राम इतने बड़े नेता थे उसी समाज के, लेकिन जाटव समाज की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके साथ अन्याय होता था, उसकी बहन बेटियों को उठाया जाता था, उसके खेत कब्जा होते थे, उसके घर जलाए जाते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन वही जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बन गई, बसपा बनी, कांसीराम साहब ने समझाया झंडे की ताकत कि अपने झंडे के नीचे आओ, यहाँ जो चाहे, जो आएगा टिकट मांगेगा तुम वोट देना, वही वोट जो कांग्रेस को देते हो वही वोट यहाँ देना, उतने मेहनत करनी, लेकिन यहाँ तुम मालिक बन जाओगे, यहाँ तुम्हारी ताकत बनेगी, यहाँ तुम्हें सरकार बनेगी बसपा की, तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी मिलेगी, तुम्हारा विकास होगा। और हुआ विकास। जितना जाटव समाज का विकास बसपा में हुआ उतने किसी सरकार में तो नहीं हुआ। जो आवाज उनकी सुनी गई प्रशासन में, उतना तो जातिवाद मैं नहीं फैला रहा हूँ, ये देश जातिवादी है, और अगर जातिवाद समाप्त करना तो क्यों नहीं समाप्त करती सरकारें? सरकार के हाथ में। ठीक, नहीं तो आपको क्या लगता है कि अगर केशव मौर्य जी मुख्यमंत्री हो गए होते तो सारी समस्या का समाधान हो जाता और आप कम से कम उनका विरोध नहीं करते? देखिए, मैं केशव प्रसाद मौर्य का कभी विरोध नहीं करता, वो मेरे भाई हैं।
लेकिन वो अगर काम नहीं करेंगे, वोट लिए हैं, समाज से वोट लिया है, काम नहीं करेंगे, जहां अन्याय होगा नहीं आएंगे, तो मैं उनकी टांग खींचूंगा। अभी इतनी घटनाएं हुई, करमवीर साक्य को दबंगों ने चाकू मारा कासगंज में। वो विधायक, वर्तमान विधायक है भाजपा का, उसका रिश्तेदार था। वो कभी महानदल में नहीं था, महानदल का हमेशा विरोध किया क्योंकि विधायक का रिश्तेदार था। लेकिन जब उसे चाकू मारा दबंगों ने, उन लोगों ने मारा जो भाजपा का वोट बैंक है, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी, तो मौर्य साक्य जो विधायक थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का विरोध करे, क्योंकि वो भाजपा का बेस वोट है। उसका विरोध नहीं कर पाए और मुकदमा तक नहीं दर्ज कराए। उसको 18 चाकू मारा, मरा समझ के छोड़ा था। बड़ी बड़ी चाकू से, रामपुरी चाकू से 5-6 लड़कों ने चाकू मार दिया उसे। तो हम लोग समझ लिए थे मर जाएगा। 18 चाकू जिसे लगाओ, घंटों में पड़ा रहा, अकेले, सारे खून बहेगा, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर वाले की मर्जी जिंदा रहा। 5-6 लाख रुपया उसका अपना खर्च हुआ। क्या केशव प्रसाद मौर्य, वो जो विधायक हैं तथाकथित, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उसके रिश्तेदार थे, क्या उन्होंने कोई मदद की? मैंने मदद की। आज उस परिवार को जब कहिए मैं बुला दूँ। एसपी ने मुकदमा नहीं दर्ज कराने दिया दबाव में। फिर जब मैं गया तो मुकदमा दर्ज हुआ, लोग घर घेरे थे। इसी तरह प्रेमचंद कुशवाहा पूरे परिवार को मारा गया, कोई बात नहीं करने गया, वो भी भाजपा का था। इसी प्रकार नहीं, तो ये क्या आपको लगता है कि केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो सरकार चल रही, इसमें ये लोग आपकी बिरादरी की आवाज उठा नहीं पा रहे हैं? भाई मालिक तो है नहीं ना, कठपुतली है ना। मालिक जो कहेगी वो करेंगे। आपको एक घटना का जिक्र करूं, आज से 4-5 साल पहले भाजपा की सरकार 2017 में जो सरकार बन गई थी, उसी समय मेरे ख्याल 17 या 18 की घटना है। उस समय एक लखनऊ में चर्चित कांड हुआ था, विवेक तिवारी हत्याकांड। पंडित विवेक तिवारी को पुलिस वालों ने गोली मार दिया था। पुलिस वालों का आरोप था कि रात में शहीद पथ में एकांत में झाड़ियों के बीच में स्कॉर्पियो जिस पे ब्लैक शीशा लगा था, अपने महिला दोस्त के साथ थे। अब वो क्या कर रहे थे मैं उस झमेले में नहीं आना चाहता। पुलिस वालों का कहना, जब हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। 2 लड़के थे जब उसमें बाइक वाले पुलिस, जब उन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लड़कों ने गोली मार दिया। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए। तो उन्हें अरेस्ट करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। ये हमारा लोकतंत्र और संविधान नहीं कहता कि कोई पुलिस कार्रवाई करे, गोली मारे। लेकिन पुलिस ने गोली मारा। सुबह 6 बजे केशव प्रसाद मौर्य पंडित विवेक तिवारी की पत्नी का आंसू पोंछने पहुंचे। उनका पोस्टमार्टम खुद करवाया, लाश ले आए और दाह संस्कार तक करवाया खड़े होकर। उसके बाद उनकी पत्नी को सरकार ने 1 करोड़, भाजपा सरकार ने 1 करोड़ रुपए नगद दिए। उनकी दोनों बेटियों का नाम जमा करवाए, उन्हें एक सरकारी फ्लैट दिया और उसके अलावा उन्हें क्लास 2 की नौकरी दी। 2.5 लाख रुपए महीने की ओएसडी बनाया नगर निगम। तो क्या यही सुविधाएं जो साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज या पाल प्रजापति कश्यप समाज, जिन्होंने वोट दिया था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, झोली खोल कर भर भर के वोट दिया था, क्या उनके लिए भी ये सुविधाएं हैं? क्या एक घटना में बीजेपी एक जगह बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय होने पर या बलात्कार होने पर, हत्या होने पर 1 रुपया कहीं कंपनसेशन दिया हो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? तो आपको लगता है कि केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ मुखौटा है? कठपुतली है। मुखौटा शब्द थोड़ा अच्छा होगा, कठपुतली। अच्छा, आपको क्या आपत्ति है? आप कह रहे थे कि मैं स्टूल पे बैठाया जाता तो मैं लात मार देता। वो एक व्यक्ति नहीं है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने एक अनुशासन है, वो तो डिप्टी सीएम है। अब वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे, ये तो सरकार तय करेगी। आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, हमें इसलिए बुरा लग रहा है कि अगर एक ही पोस्ट के 2 लोग बराबरी में न बैठे, हम करें, अगर मुख्यमंत्री जी बैठे होते, योगी आदित्यनाथ जी, और पंडित दिनेश शर्मा भी खड़े होते उनके बगल में, और केशव प्रसाद मौर्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन केशव प्रसाद, योगी जी बैठे हैं कुर्सी पे, स्कूल का फंक्शन है, पंडित दिनेश शर्मा बैठे हैं कुर्सी पे, और बीच में इन्हें स्टूल लगा दिया गया बैठे। क्यों? ये बताने के लिए कि तुम नीच हो, तुम मौर्य हो, तुम पिछड़ी जाति में आते हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं भारतीय जनता पार्टी में नजर। अरे केशव प्रसाद मौर्य, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम सम्राट अशोक महान के वंशज हो, और सम्राट अशोक महान जितना बड़ा प्रतापी और जितना बड़ा राजा इस पूरी धरती में कोई नहीं पैदा हुआ। और तुम उनके, ठीक है हमारी परिस्थितियां कमजोर है, हम लोग गरीब हो गए, खेती करने लगे, हमारा समाज राजनीति से दूर है, इसलिए वोट हमारे पास सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन हमारा समाज अभी तैयार नहीं। लोग नारा लगाते हैं
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा गलत है, इस नारे में मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ये नारा सही बाबा साहब ने लगाया था। बाबा साहब ने कहा था जिसकी जितनी, बाबा साहब माने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ने नारा लगाया था, बाबा साहब ने इसे कहा था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप खुद सोच के देखिए, अगर आम का पेड़ है गांव में सामूहिक, और अगर एक परिवार जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, वो आलसी हैं, घर पे लेटे पड़े हैं, आम पक गया है, 2 लोग जुआ खेल रहे हैं, 10 लोग मार्केट गए हैं, 10 लोग तफरी कर रहे हैं, और खाली 2 लोग बूढ़े पति पत्नी मियाँ बीवी वो आम तोड़ने जाएं, और पड़ोसी के यहाँ खाली 10 भाई हैं, लेकिन वो 10 के 10 जुट जाए आम तोड़ने, तो ज्यादा कौन तोड़ेगा? जो सब तैयार होके आए हैं तोड़ने। जिसके यहाँ 100 है वो ले आएगा तोड़ के 10 किलो, और जिसके यहाँ 10 भाई हैं खाली, वो तोड़ के ले जाएगा 1 कुंटल। क्यों? क्योंकि 10 के 10 जुट गए, और आप खाली 100 होते हुए आप कहना तैयार भी होना जिसकी तैयारी, जिस समाज की जितनी तैयारी, यादव समाज कम हो सकता है लेकिन उसकी तैयारी हर जगह है। अखिलेश जी निकलते हैं तो सड़कें पट जाती हैं। कौन आता है उस रैली में? सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? कौन आ रहा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग आ रहे हैं। बीजेपी तो प्रधान को लाओ, डीएम से फोन करवा रहे हैं, कोटेदार को लाओ, नहीं लाए कार्रवाई करो, तो ये भीड़ आ रही, वो भी भीड़ नहीं हो पा रही। भाई मन की भीड़ अलग होती है, बहाने बनिया कब तक बाजार लगेगा? बाजार तो अपने मन से व्यापारी लगाता है ना। तो जो अखिलेश जी के साथ जो दौड़ते हुए दिखते हैं, रात के 9 बजे अभी कोहरा पड़ रहा था आपके उन्नाव में, इतना ठंड थी, घर से निकलना मुश्किल था, और 9 बजे 10 बजे आदरणीय अखिलेश जी दहाड़ रहे हैं, और लोग जमे हुए कहाँ से आ रहे हैं? पैसे सिलाई गई, 1 रुपया किसी को नहीं जा रहा है, एक पेट्रोल का 1 कतरा नहीं जा रहा है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो केशव मौर्य जी पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इनकी तैयारी क्या है, और क्या उत्तर प्रदेश में उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं जिस मुद्दे पर ये चुनाव चाहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। केशव देव जी, ये माना जाता है कि आप हर इशू में कुछ ना कुछ बोलते हैं। अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पे आपने बड़े दावे के साथ, बड़ी प्रामाणिकता से कहा कि वहाँ पे अशोक के स्तूप मिले थे, मूर्तियां मिली थी, वे कहाँ हैं? क्या प्रमाण है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, हर इशू पे मेरा बोलने का कोई मकसद नहीं होता। मैं सही इशू उठाता हूँ, मैं सत्य को सामने रखता हूँ। अभी एक इंटरव्यू में मैं बीजेपी के नेता के साथ था, मोहसिन रजा जी के साथ, वहां भी मैंने सवाल उठाया। क्या सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि अयोध्या जो विवादित स्थल है, वहाँ भगवान बुद्ध, क्षमा करिए, मैं भगवान राम पर कोई आपत्ति नहीं होगी, न उनके अपमान में न उनके सम्मान में कोई गुस्ताखी करना चाहता हूँ। मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ, जैसे सब करते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चूंकि मैं शाक्य वंशी हूँ, मौर्य वंशी हूँ, सम्राट अशोक महान की बनवाई हुए बुद्ध स्तूप और बुद्ध के चैत्य विहार अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में है, पूरे अयोध्या में। ये बात इतिहास में पढ़ी गई, वेन सांग और से लेके तमाम चीनी यात्रियों ने उसे लिखा, और अयोध्या का नाम 1000 साल पहले साकेत था, अयोध्या नहीं था। तो साकेत में बुद्ध के स्तूप और बुद्ध के चैत्य विहार सैकड़ों की संख्या में थे, और मैं जानता हूं, और कई मीडिया चैनलों ने इसे दिखाया, हालांकि उन्होंने इस टेक्स्ट में दिखाया कि वहां मस्जिद नहीं था खुदाई के समय, वहां नीचे मूर्तियां मिली भगवान बुद्ध की जो मंदिरों में रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, मूर्तियां निकली भगवान बुद्ध की, आप वहां भगवान राम का मंदिर बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली उसे सरकार ने क्यों चोरी किया, क्यों छिपाया, और क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया? और क्या वजह है कि उसे कोरोना काल में चोरी खुदाई करवाई गई? जब कोरोना था तो सबके लिए कोरोना था, तो उन मजदूरों के लिए जो खुदाई कर रहे थे, जो मशीनें चला रहे थे, तो उनके लिए कोरोना नहीं था? क्या वहां काम नहीं रोके जा सकते थे? पूरा भारत गरीबी में चला गया, लोग दुकान करने वाले गरीब हो गए, लोग कर्जे में आ गए, तो क्या थोड़े दिन के लिए खुदाई रोकी नहीं जा सकती? आप और इस समय डबल ताकत से खुदाई करो। लेकिन अगर खुदाई कराई गई तो क्या वीडियो फुटेज नहीं बनाए जाने चाहिए थे? अगर कर्मचारी, क्या लगता कितनी वहां मूर्तियां मिली हैं बुद्ध की, और उनको क्या किया? जितना विवादित स्थल है, विवादित ढांचा है, उसमें मुझे अंदाजा है, जो मुझे जानकारी है, उसमें मुकदमा भी हुआ था,
उस मुकदमे के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और बौद्ध विहारों के खंभे और बौद्ध विहार से संबंधित सारे स्तूप वहाँ निकले और उसे तोड़ा गया और बीजेपी ने उसे मशीनों से चूरा करके नालियों में फेंकवा दिया बीजेपी सरकार ने, जिससे वहाँ प्रमाण न रह जाए। अगर मेरी बात में दम नहीं है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, तो पहला तो सरकार वीडियो फुटेज जरूर बनाई होगी, छोटी छोटी बात का वीडियो फुटेज बनता है और वहाँ तो बड़ा काम हुआ खुदाई हुई, उसे बीजेपी सरकार सार्वजनिक करे। मेरा खाली है कि आपने भगवान राम का मंदिर बनाओ, लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? और भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़कर आप नाले में फेंकेंगे, ये अपमान करने का अधिकार किसने आपको दिया? भगवान बुद्ध की जितनी मूर्ति निकली है उन्हें सब सार्वजनिक करिए, उन्हें संग्रहालय में रखिए, और जिस प्रकार आपने चैत्य विहारों को और बौद्ध विहारों को तोड़ा है उसकी जगह आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि वही विवादित जगह जहां निकली मूर्ति वहीं बुद्ध विहार बनाओ, लेकिन जैसे आपने मस्जिद तोड़ा तो एक मस्जिद बनवा रहे हैं, उसी तरह आप अयोध्या के किसी कोने में 100-200 किलोमीटर एक बड़ा बौद्ध विहार बनाइए, जिससे आपका जो पाप आपने किया है उससे आपको मुक्ति मिल सके, प्रायश्चित करिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में 14.5% शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज है और ये सभी 90% भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और ये एक वोट भी इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देंगे, चाहे जितना अनाज बांट लें, चाहे जितना तेल बांट लें, चाहे जितना मोबाइल बांट लें, कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि सब भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आस्था है, जिस प्रकार भगवान राम से आस्था है उससे ज्यादा आस्था शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की आस्था भगवान बुद्ध में। और मैंने कहा कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ अखिलेश जी, तो मैंने कहा कि तिवारी जी, मिश्रा जी, दुबे जी, शुक्ला जी, मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे मत बताएं कि वहां नहीं था, क्योंकि वो हो सकता है ना मानते हो भगवान बुद्ध को। मैं कह रहा हूँ वहां भगवान बुद्ध के 2 बच्चे हैं, मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं। अगर ईमानदारी हुई होती तो एक उसमें से मुख्यमंत्री भी होता, केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को आरएसएस लावे आगे, बीजेपी लावे आगे, वो खंडन कर दें कि केशव देव मौर्य झूठ बोल रहा है, वहां एक भी बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष नहीं मिले। मैं आज आपके चैनल पे फिर से जनतंत्र पे कह रहा हूं कि मैं महान दल बंद कर दूंगा और केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य के घर में झाड़ू पोछा करूंगा। उनकी हिम्मत है खंडन करके दिखावें। तो मेरे कहने का आधार ये है, क्योंकि सच के सामने झूठ नहीं टिकता। आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? क्या है सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? मेरा कोई इशू नहीं है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी दुश्मन हूँ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जनता बहुत नाराज है। वो तो कह रहे साहब, अब उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी बना रही है, नए जो घोषणा पत्र होगा उसको लागू करेंगे और सबको सम्मान, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए छोटे छोटे दलों को ले रही है। और आपको तो कह रहे हैं कि जो छोटे अपने दलों की सिर्फ जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, सोच रहे हैं कि किसी तरह सत्ता में भागीदारी मिल जाए। सवाल आपने ठीक उठाया कि समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से लाइन, लेकिन शुरू किसने किया था? 2017 में सब ओम प्रकाश राजभर किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे। नानुप्रिया पटेल किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे। ये सारे छोटे दल मुझे छोड़कर सभी वहीं थे, मुझे छोड़कर सारे लोग वहीं थे। 2019 में संजय निषाद भी वहीं थे। मैं तो इस बार, मैं न उस समय उनके साथ था, नहीं इनके साथ। आप तो अमित शाह से मिले थे, आपने सीटें मांगी थी, आपको दिए नहीं, तो आपने कहा कि मैं अलग लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा आपसे बड़ी लाइन खींच दूंगा मैं। वो दूसरा इशू है। वो विलय कराने के लिए मुझे बुलाए थे, मुझे सीट देने के लिए नहीं बुलाए थे। उन्होंने मुझे विलय कराने के लिए बुलाया था कि आप विलय कर लीजिए, पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में, और नहीं तो मैं आपको पार्टी नहीं चलाने दूंगा, आपके पीछे बड़ी लाइन खींच दूंगा। हमने कहा आपकी मर्जी, मैं विलय नहीं करूंगा, आप बड़ी लाइन खींचो, छोटी लाइन खींचो, नई पार्टी चला पाऊंगा नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी या बसपा या सपा या कांग्रेस में कभी विलय नहीं करूंगा। विलय उलय का सवाल नहीं उठता। मेरी आइडेंटिटी महान दल रहेगी, महान दल का झंडा रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहेगा। चाहे पार्टी चले ना चले, वो पार्टी चलाना न चलाना समाज का काम है, वो हमें सपोर्ट करेंगे, हम चलाएंगे, लेकिन विलय का सवाल नहीं उठता। और रही बात हम अखिलेश जी के पास क्या नहीं है, अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, सबसे पहला एक्सप्रेसवे जिसपे चार्टर प्लेन उतरा वो अखिलेश जी ने बनवाया।
आप रिवर फ्रंट चले जाइए, पत्नी के साथ बच्चों के साथ पिकनिक स्पॉट हो गया। जनेश्वर मिश्रा पार्क चले जाइए, आपको खूब आनंद आएगा, खूब घूमिए, खूब टहलिए, खूब एक्सरसाइज करिए। साइकिल ट्रैक भी है, साइकिल भी चलाइए। आप जितने मेडिकल कॉलेज, चाहे बदायूं में हो, चाहे जौनपुर में हो, आजमगढ़ में हो, गोरखपुर में हो, कहाँ नहीं बने मेडिकल कॉलेज। और 100 डायल, विदेश से कॉन्सेप्ट में 100 डायल बना। मैं आपको घटना बताऊं, मैं कानपुर में जा रहा था और मेरे साथ चूंकि गनर नहीं उस समय थे, तो अभी भी नहीं है, सरकार ने मुझे नहीं दिया, मैंने कई बार मांगा, क्या मुझे खतरा नहीं, लेकिन मैं जा रहा था तो पुलिस वाले वसूली कर रहे थे गाड़ियों से, तो जाम लगा हुआ था। तो मैंने 100 नंबर फोन किया, 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं लगे, सब बैरियर वैरियर सब खुल गए, तो गाड़ियां पास हो गई। और घर में लोग, किसान अपने खेतों में बैठ के FIR दर्ज कराते थे और गाड़ियां एक से एक उनके पास थी और रिस्पांस सिस्टम 10 मिनट का था। आज तो आप 100 नंबर पर लगाते लगाते थक गए, 112 नंबर कर दिया, इतना सब अच्छा लगाते था, लगाते। क्या चीज होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि महान दल चुनाव लड़ा है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और गठबंधन में RLD भी है, तमाम दल है, सब चीज बात बन जाएगी, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति तो नहीं होगी? देखिए, रही मुद्दे की बात, जैसे आपने कहा क्या मेन मुद्दा हो, मेन मुद्दा होगा महंगाई। गैस सिलेंडर 1000 लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, कमर टूट गई है, मध्यम वर्ग पूरी तरह से कमजोर हो गया। एक तो कोरोना काल से कमजोर हुआ था, कमाई नहीं हुई और लोग कर्जे में आ गए, लोगों की दुकानें बंद रही, उसका रेंट उन्हें देना पड़ा, बैंकों का लोन देना पड़ा। लोग, बैंकों को लोन सरकार ने माफ नहीं कराया कि लाओ बैंकों को लोन माफ करा दें, लोग कमा नहीं रहे, वो सब देना पड़ा। वैसे ही कमर टूट गई, लोग जो गरीबी रेखा, मध्यम वर्ग के थे, वो गरीबी रेखा में आ गए। एक तो वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई। दूसरा मुद्दा रहेगा अराजकता। इस समय कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जब देखो बलात्कार हो रहे हैं, जब चाहे हत्याएं हो रही, कोई जगह सुरक्षित नहीं, कहीं भी जाना आना सुरक्षित नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह से बाबा जी के हाथ से बेकाबू हो गया। मंत्री गाड़ी चढ़ा दे रहा है किसानों के ऊपर और किसान नाराज हैं पूरी तरह से। और अखिलेश जी ने जो काम किया था 17 के पहले, 12 से 17 में, वो काम अब लोगों की याद आ रहा है। हम लोग गांव जाते कहते साहब बहुत बड़ी गलती हुई, हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दिया, बहुत बड़ी चूक हुई, अखिलेश जी को वोट देना चाहिए था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बात दूसरी तरफ चली गई। ऐसा था कि जब छोटे छोटे दलों से गठबंधन हो, हर आदमी को प्रतिनिधित्व चाहिए, क्योंकि सरकार बनती किसी की है, चाहे सपा की बने, बसपा की बने, भाजपा की बने, कांग्रेस की बने। सरकार बनने के बाद अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, बहन जी मुख्यमंत्री हो जाती, और हम लोग जो छोटे समाज के लोग हैं, चाहे वो पाल हैं, प्रजापति हैं, कश्यप हैं, साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं और हमें न्याय तक नहीं मिल पाता। विकास, नौकरी तो हमें छोड़ दीजिए, हमें न्याय तक नहीं मिल पाता जब हमारे साथ अन्याय होता है। तो इसलिए हमारे समाज में भी बातें आ गई हैं, छोटे समाजों में, कि हम लोग भी राजनीतिक रूप से गोलबंद होंगे, बसपा और सपा की तरह अपना झंडा खड़ा करेंगे, तभी हमें न्याय मिलेगा, तभी हमें नौकरी मिलेगी, तभी हमें हक अधिकार मिलेगा। तो ये सारे छोटे दल भाजपा ने पहले जोड़ लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ लिए 2017 में। अखिलेश जी के काम तो बोला, लेकिन जातियों की गोलबंदी से भारतीय जनता पार्टी और 14.5% साक्य सैनी, कुशवाहा मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चला गया। और मैं पार्टी तो चला रहा था, अगर मेरा समाजवादी पार्टी से गठबंधन मैंने प्रयास किया था, हो गया होता, तो रिजल्ट ये ना होता, रिजल्ट समाजवादी पार्टी। ठीक, अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? सीटों की बातें हमारी करीब गठबंधन की जब शुरुआत की बात हुई थी तभी फाइनल हो गए थे। क्योंकि अभी गिनती बताना अभी इसलिए बहुत जल्दी होगा कि अभी बहुत से दल हैं, आपस में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव जी का निर्देश है और कि आप अपनी तैयारी करते रहिए जहां सीटें हैं, लेकिन अभी जो है उसे पब्लिक डोमेन में मत लाइए। अच्छा, आपको लगता है जो सब गठबंधन के दल हैं, इनमें कोई आपस में क्लेश नहीं होगा? मैंने आपसे कहा ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली स्थिति नहीं हो जाएगी? देखिए, ये आदरणीय अखिलेश जी को सोचना है, मैं तो अपने आप को सोच रहा हूँ, मैं अपना खाली जानता हूँ। मेरा मकसद है कि कोरोना काल में जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिन्होंने मजदूरों, देश के लोगों को निरीह छोड़ दिया, पैदल चलने के लिए बच्चे छोटे छोटे मर गए, माँ मर गई, बच्चे बेगाने हो गए, ऐसी सरकार, नासमझ सरकार, ऐसी अत्याचारी सरकार को
इस प्रदेश से हटाना, जिसके लिए न संविधान कहीं मायने रखता है, न लोकतंत्र कहीं मायने। एक बार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो लोकतंत्र, बाबा साहब का संविधान, दोनों नहीं बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भाजपा जाए, और अखिलेश यादव जी ही इस समय हटाने में सक्षम है, इसलिए उनकी मदद करें और हम उनके साथ अंत तक रहेंगे, 2022 तक रहेंगे, सरकार बना तक रहेंगे। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केशवदेव मौर्य जी, जो बहुत कई मुद्दों पर उन्होंने बात बताई, और उन्होंने कहा कि समाज को हक तभी मिल सकता है जब सत्ता में भागीदारी हो, और इस बार परिवर्तन जरूर होगा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।